Hello students, so we are back again with our next video session number 14. So पिछले सेशन में हमने बेटा देखा कि डिफरेंशिएशन का क्या यूज है फिजिक्स के अंदर। तो ये हमने समझा कि अगर किसी एक ऑब्जेक्ट की पोजीशन गिवन है, उसको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, वेलोसिटी। दो बार डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन। अब हम इंटीग्रेशन की बात करने वाले हैं और ये कहा जाता है कि इंटीग्रेशन इज ऑपोजिट ऑफ डिफरेंशिएशन, या उसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है, ज्योमेट्रिकली क्या इंटरप्रिटेशन है इंटीग्रेशन का, सबसे पहले हम वो समझेंगे आज के सेशन में। और फिर उसके बाद हम लोग कुछ एक फॉर्मूलाज देखेंगे, जैसे हमने वहां पे डिफरेंशिएशन के फॉर्मूलाज देखे थे, एंड देन वी विल डिस्कस अबाउट द क्वेश्चंस। अगर टाइम मिलेगा तो क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। सो इस तरह से आज का सेशन जो है वो हमने इंटीग्रेशन के लिए रखा हुआ है। ठीक है बेटा, वी विल टॉक अबाउट इंटीग्रेशन। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे बोर्ड पे मैंने लिखा है ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ इंटीग्रेशन। अब एरिया की अगर हम बात करें, एरिया अगर कोई एक सिंपल फिगर है, रेक्टेंगल है, तो एरिया क्या हो जाएगा, a इंटू बी। ट्राइंगल के लिए हाफ बेस इंटू हाइट। तो ये रेगुलर फिगर है, इनके लिए एरिया कैलकुलेट करना बहुत सिंपल सी बात है। लेकिन जहां पे इरेगुलर शेप होगी वहां पे एरिया कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो अगर हम बात करें ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन की, तो ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन जो है इंटीग्रेशन का, वो सिंपली ये है टू कैलकुलेट द एरिया अंडर द कर्व। किसी भी कर्व के अंडर जो एरिया है वो हम कैलकुलेट करेंगे। इंटीग्रेशन को यूज करके हम सिंपली क्या करते हैं बेटा, वी ट्राई टू फाइंड आउट द एरिया अंडर एनी कर्व। किसी भी कर्व के अंडर जो एरिया है वो हम कैलकुलेट करते हैं। चलिए एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं बेटा। सपोज पहला वाला केस क्या ले रहा हूं मैं, यहां पे फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, यहां पे पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, और यहां पे मैं एक कांस्टेंट फोर्स ले रहा हूं। कांस्टेंट फोर्स, ये कैसी फोर्स है, कांस्टेंट फोर्स है। और ये पॉइंट क्या हो गया A, ये पॉइंट क्या हो गया B। So the position of the object is B और A। तो अब सिंपली यहाँ पे y एक्सिस पे एक वेरिएबल है, x एक्सिस पे एक वेरिएबल है, इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा मुझे, एरिया अंडर द कर्व। तो इस केस में एरिया अंडर द कर्व क्या होगा, is equal to work done by the force। वो किसके इक्वल है, वर्क डन के इक्वल है। कैसे, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन पोजीशन, फोर्स इनटू चेंज इन पोजीशन। यानी कि इस केस में वर्क डन क्या हो गया, बेटा F, कांस्टेंट फोर्स है, ये वाला पॉइंट क्या हो गया, F इनटू B माइनस A। फोर्स क्या आ गया, F इनटू द चेंज इन पोजीशन व्हिच इज डिस्प्लेसमेंट। ठीक है बेटा, तो ये तो एक सिंपल सा केस हो गया जहां पे क्या है, फोर्स कांस्टेंट थी। अगर वेरिएबल फोर्स दी जाएगी तो क्या होगा, व्हाट इफ द फोर्स इज वेरिएबल। तो यहां पे अब इंटीग्रेशन का रूल आता है। सपोज किया कि ये एक वेरिएबल फोर्स है, तो ये वाला पॉइंट क्या हो गया, x इज इक्वल टू a, और ये वाला पॉइंट क्या हो गया, x इज इक्वल टू b, x इज इक्वल टू b, और यहां पे ये क्या है, फोर्स है। अब मुझे इस केस में एरिया निकालना है, तो वो कैसे निकलेगा। तो इस केस में क्या करते हैं हम लोग, इसको, ये जो पूरा एरिया है, इसको हम स्मॉल रेक्टेंगल्स में डिवाइड करते हैं। वी डिवाइड इट इनटू लार्ज नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स। ठीक है, और ठीक है, ये मैंने x0 ले लिया, ये xn ले लिया, तो ये क्या होगा, x1, x2, x3, x अप टिल कहां तक जाएगा, ये xn-1 तक जाएगा, xn-1 तक जाएगा बेटा। ठीक है, या ये क्या हो गया, xn, और ये क्या आ गया, x0। ठीक है, x0 इज इक्वल टू क्या आ गया, a, और ये क्या आ गया, x1, और ये क्या आ गया लास्ट, xn। तो अगर मैं किसी एक स्मॉल रेक्टेंगल का एरिया लूं, जिसको क्या ले रहा हूं मैं,
डेल्टा ए आई। डेल्टा ए आई क्या होगा? डेल्टा ए आई इज इक्वल टू एफ एक्स आई इंटू एफ एक्स आई इंटू डेल्टा एक्स आई माइनस एक्स आई माइनस वन। ठीक है, जैसे मुझे इस वाले पार्ट का एरिया चाहिए तो x1 माइनस एक्स जीरो, आई की वैल्यू क्या होगी? 1 और 1 माइनस 0। ठीक है, इज दैट थिंग क्लियर? तो इस तरह से मैंने ये डिवाइड किया। अब टोटल एरिया क्या होगा? टोटल एरिया क्या होगा? और यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज समझने वाली है, ये कहा गया कि जैसे ये कह रहा है कि ये फोर्स यहाँ पे ये तो जितने ज्यादा नंबर ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ या जितने ज्यादा नंबर ऑफ ये रेक्टेंगल्स होंगे उतना ये कर्व क्या होता जाएगा? फ्लैटर होता जाएगा। उतना ये कर्व क्या होता जाएगा? फ्लैटर हो जाएगा। तो ए को क्या लिख सकते हैं? टोटल एरिया क्या होगा? समेशन आई इज इक्वल टू 1 to n किसके इक्वल होगा? एफ एक्स आई इंटू, इसको मैंने क्या लिख दिया? डेल्टा एक्स आई। इसको क्या लिख दिया? डेल्टा एक्स आई। ठीक है, और इसका मतलब क्या हो गया? सबका, इन सब ट्रायंगल्स का एरियाज का सम, इन सब ट्रायंगल्स के एरियाज का सम। एंड when n is tending to infinity, ये जो समेशन है, हमने कहा हर एक रेक्टेंगल्स का जो एरियाज का सम है, ये जो हर एक रेक्टेंगल्स के एरियाज का सम है, इसको हम बेटा इंटीग्रेशन का फॉर्म दे देते हैं। इसको क्या लिखते हैं? एरिया इज इक्वल टू एफ एक्स डी एक्स। इसको क्या कह देंगे? समेशन ऑफ एरिया एफ एक्स डी एक्स। और लिमिट कहां से कहां तक देंगे इसको? a टू b। इसको कहां से कहां तक लिमिट देंगे? x की वैल्यू कहां से? a से b तक। ठीक है बेटा, तो इंटीग्रेशन का सिंपल मीनिंग क्या हुआ? ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ इंटीग्रेशन इज टू फाइंड आउट द एरिया अंडर एनी कर्व। किसी भी कर्व के अंदर जो एरिया आ रहा है वो कैलकुलेट करना मतलब क्या है? वी आर फाइंडिंग द इंटीग्रेशन। जैसे वहां पे पढ़ा था हमने कि पोजीशन को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा? वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा? एक्सेलरेशन। ऐसे यहाँ पे उल्टा हो जाएगा मतलब एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट करोगे, एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट करोगे तो क्या मिलेगा? वेलोसिटी को इंटीग्रेट करोगे तो क्या मिलेगा? पोजीशन। इसीलिए इंटीग्रेशन को एंटी डेरिवेटिव भी कहा जाता है। इसीलिए इंटीग्रेशन को क्या कहा जाता है? एंटी डेरिवेटिव। तो क्या समझा हमने? ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ इंटीग्रेशन क्या समझा बेटा? वी आर फाइंडिंग आउट द एरिया अंडर द कर्व। और इसको क्या कैसे पढ़ेंगे? इंटीग्रेशन ऑफ, इसको कैसे पढ़ेंगे? इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स जो क्या था? एक वेरिएबल फोर्स है। एफ एक्स क्या है? वेरिएबल फोर्स है। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इसको क्या पढ़ेंगे? इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो जब इंटीग्रेशन की बात की जाती है बेटा, इंटीग्रेशन को हम लोग दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं बेटा। डेफिनेट इंटीग्रल और इनडेफिनेट इंटीग्रल। डेफिनेट इंटीग्रल और दूसरा क्या बताया बच्चे मैंने आपको? इनडेफिनेट इंटीग्रल। तो जब हम लिमिट्स डाल देते हैं इंटीग्रेशन की, उसको क्या कहा जाता है बेटा? डेफिनेट इंटीग्रल। जब हम लिमिट्स डाल देंगे इंटीग्रेशन की तो उसको क्या कहा जाएगा बच्चे? डेफिनेट इंटीग्रल। लेकिन अगर इंटीग्रेशन की लिमिट नहीं है तो उसको क्या कहा जाएगा? इनडेफिनेट इंटीग्रल। और इसको और अच्छे से समझने, जैसे जैसे सेशन आगे बढ़ेगा वैसे वैसे और अच्छे से समझ आएगा। तो अभी तक का जितना डिस्कशन है हमारा, उसमें हमें ये समझ आ गया कि ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ इंटीग्रेशन क्या है? जस्ट टू कैलकुलेट द एरिया अंडर द कर्व। किसी भी कर्व के अंदर जो एरिया है उसको हमें कैलकुलेट करना है।
चलिए बेटा अब डेफिनेट और इनडेफिनेट इंटीग्रल को पढ़ लेते हैं। जैसे समझाया आपको कि डेफिनेट इंटीग्रल में क्या होगा, डेफिनेट इंटीग्रल में क्या होगा जहां पे लिमिट आ जाएगा इंटीग्रेशन का, और इनडेफिनेट इंटीग्रल का मतलब क्या होगा जहां पे कोई लिमिट नहीं होगा। अगर मैं कह रहा हूं कि एक फंक्शन है fx dx, उसका इंटीग्रेशन है gx, और ये क्या है इनडेफिनेट इंटीग्रल, ये क्या है इनडेफिनेट इंटीग्रल है। fx का इंटीग्रेशन अगर gx है फिर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आएगा जब हम इनडेफिनेट की बात कर रहे हैं, और fx dx इज इक्वल टू gx, देन अगर ये रिलेशन होल्ड करता है कि fx का इंटीग्रेशन gx है, fx का इंटीग्रेशन gx है, तो gx का डिफरेंशिएशन fx हो जाएगा बेटा, d by dx of gx is equal to fx। ये हमेशा होगा किसी भी फंक्शन के लिए, अगर fx का डिफरेंस इंटीग्रेशन gx है तो gx का डिफरेंशिएशन fx होगा बेटा हमेशा। इज दैट थिंग क्लियर? अगर fx का इंटीग्रेशन gx है तो gx का डिफरेंशिएशन क्या होगा, fx के इक्वल होगा। ठीक है, ये तो हो गया इनडेफिनेट इंटीग्रल। ये क्या हो गया, इनडेफिनेट इंटीग्रल। अब यही चीज अगर डेफिनेट है तो क्या हो जाएगा, डेफिनेट के केस में क्या होगा, a टू b, ये इंटीग्रेशन का साइन होता है, इंटीग्रेशन का साइन है, fx dx होगा तो उसको लिखेंगे gx, लिमिट पुट करते हैं, इसको बोला जाता है, इसको क्या बोला जाता है, लोअर लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन, इसको क्या बोला जाता है, अपर लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन। और कैसे पुट करते हैं, a और b, इसको क्या लिखा जाएगा, g ऑफ b माइनस g ऑफ a। जो भी फंक्शन है उसमें अपर लिमिट पुट की हमने, माइनस जो भी फंक्शन है उसमें लोअर लिमिट पुट की, इसको क्या बोलेंगे बेटा, दिस इज डेफिनेट इंटीग्रल। ये क्या है, डेफिनेट इंटीग्रल है। ठीक है, दिस इज डेफिनेट इंटीग्रल। तो इस तरह से हमने समझा ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन, और हमने ये समझ लिया कि डेफिनेट क्या है और इनडेफिनेट इंटीग्रल क्या है बेटा। अब जैसे वहां पे हमने फॉर्मूलेज देखे थे, ऐसे ही यहाँ पे फॉर्मूलेज होंगे, डिफरेंशिएशन के जैसे फॉर्मूलेज थे वैसे ही क्या होगा, इंटीग्रेशन के फॉर्मूलेज होंगे। क्या हो जाएगा बेटा, जैसे x raised to the power n dx, ये है सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, x raised to the power n dx का इंटीग्रेशन होता है बेटा x raised to the power n plus 1 अपॉन n plus 1 प्लस c डाला, क्योंकि ये क्या है, इनडेफिनेट है। और ये फॉर्मूला तभी यूज करेंगे व्हेन n is not equal to -1। अब आप वेरीफाई कर सकते हैं, इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो ये आएगा, इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा, ये आएगा। ठीक है, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन सिर्फ अगर dx हो, x raised to the power dx हो, x raised to the power 0, x raised to the power 0 होगा, इस फॉर्मूले में लगाया तो क्या होगा, x raised to the power 0 plus 1 upon 0 plus 1 plus c, तो ये क्या आ गया, x plus c। ऐसे ही इंटीग्रेशन ऑफ x, यहाँ पे x की जगह dt हो सकता है, dx हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, x raised to the power 1 है तो उसके लिए क्या आ गया, x raised to the power 1 plus 1 upon 1 plus 1 plus c, x square by 2 plus c। ऐसे ही पावर आगे बढ़ती जाएंगी, x raised to the power -2 है सपोज किया, क्या नहीं लेना है हमने, n is equal to -1 ले लेना है बस। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, x raised to the power -2 plus 1 upon -2 plus 1 प्लस c होगा, और ये क्या आ जाएगा, -1 upon x plus c आ जाएगा। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ sin x is equal to minus cos x। sin x का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस cos x। अब जैसे पढ़ा है हमने, cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस sin x, तो माइनस cos x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, प्लस sin x, ये रहा। ऐसे ही cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा,
साइन एक्स प्लस सी। कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन एक्स प्लस सी, क्योंकि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या है, कॉस एक्स। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या है बेटा, कॉस एक्स है। ऐसे ही डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्या पढ़ा था हमने, यहाँ पे x इज इक्वल टू क्या आ गया, माइनस n इज इक्वल टू क्या आ गया, -1। dx बाई x का मतलब क्या है, n की वैल्यू क्या होगी बेटा, -1 होगी। तो इसका इंटीग्रेशन होता है बेटा log x, log mod x लिखते हैं, ठीक है, क्योंकि log नेगेटिव नंबर्स के लिए नहीं पॉसिबल है, नेगेटिव नंबर्स के लिए log नहीं निकाला जाता। e raised to the power x है, e raised to the power x, e raised to the power x ही रहता है, जैसे वहां पे पढ़ा था डिफरेंशिएशन ऑफ e raised to the power x is e raised to the power x। ऐसे ही वहां पे पढ़ा था हमने log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x। इसीलिए इंटीग्रेशन को क्या कहा जाता है, इंटीग्रेशन को क्या कहा जाता है, इट इज कॉल्ड एज एंटी डेरिवेटिव। इसको क्या कहते हैं, एंटी डेरिवेटिव कहा जाता है बेटा, ठीक है। अब कुछ एक क्वेश्चंस देख लेते हैं इसी के ऊपर। ये फॉर्मूलेज हैं, जैसे हमने डिफरेंशिएशन के फॉर्मूलेज देखे थे, ऐसे ही किसके फॉर्मूलेज आ गए, इंटीग्रेशन के फॉर्मूलेज आ गए। तो एक दो क्वेश्चंस हम लोग डिफरेंशिएशन के सॉरी इंडेफिनिट के, फिर एक दो डेफिनिट के देख लेते हैं जल्दी से फटाफट। जैसे इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 2 dx, x प्लस 2 dx, तो इसको क्या करेंगे, अलग अलग करेंगे, x dx प्लस 2 dx। x dx का इंटीग्रेशन x रेज टू द पावर n वाला फॉर्मूला, तो क्या आ गया, x रेज टू द पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 प्लस 2। 1 है यहाँ पे, इसका मतलब क्या है, x की पावर 0 है, 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1। और ये भी पढ़ा था हमने, इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या आएगा, x। तो ये क्या आ गया बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 2 dx इज इक्वल टू x स्क्वायर बाय 2 प्लस x स्क्वायर बाय 2 प्लस 2x प्लस c, x स्क्वायर बाय 2 प्लस 2x प्लस c। अब इसी को हम लिमिट लगा दें, इसी को हमने क्या लिमिट लगा दी, 1 to 2 लिमिट लगा दी। तो पढ़ चुके हैं हम लोग, इंटीग्रेशन ये है, या कैलकुलेट कर लेते हैं। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, x स्क्वायर बाय 2, x स्क्वायर बाय 2 लिमिट क्या आएगी, 1 to 2 प्लस 2x लिमिट क्या आएगी, 1 to 2। अब वहां पे जब क्या आ गया, लिमिट आ गई इंटीग्रेशन की, तब कांस्टेंट c नहीं आएगा बेटा। तो ये क्या आ गया, 1 to 2 x प्लस 2 dx इज इक्वल टू, यहाँ पे अपर लिमिट पुट करनी है और लोअर लिमिट, 2 का स्क्वायर बाय 2 माइनस 1 बाय 2 प्लस 2 माइनस 1 बेटा। ये क्या हो जाएगा, 2 माइनस हाफ प्लस 2 इंटू 1, ठीक है, क्लियर है ये बात। और ये क्या आएगा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 3/2 प्लस 2, ये आ जाएगा 4 प्लस 3 प्लस 4 बाय 2, 7/2, 3.5 स्क्वायर यूनिट्स। हमेशा क्योंकि पढ़ा हमने कि इंटीग्रेशन क्या है, टू फाइंड द एरिया अंडर द कर्व। किसी भी कर्व के अंडर जो एरिया है वो हमने कैलकुलेट करना है। इसीलिए अगर डेफिनेट इंटीग्रल है तो हमेशा क्या आंसर डालेंगे आप, स्क्वायर यूनिट्स। हमेशा क्या आंसर डालेंगे बेटा, स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। इस तरह के और क्वेश्चंस हो सकते हैं, जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं, ना जैसे x प्लस 1 का होल स्क्वायर ले लिया हमने, इसका इंटीग्रेशन मुझे फाइंड आउट करना है। तो क्या हो गया, ओपन किया हमने, x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x dx, तो ये क्या आ गया, x स्क्वायर dx प्लस ट्वाइस ऑफ x dx,
एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स रेज टू द पावर 2 + 1 अपॉन 2 + 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर 0 + 1 अपॉन 0 + 1 प्लस 2 एक्स रेज टू द पावर 0 + 1 अपॉन 0 + 1। लिमिट नहीं है तो सी आ जाएगा, लिमिट नहीं है तो सी आ जाएगा। ये क्या आ गया बेटा, x³/3 प्लस ये x आ गया प्लस ट्वाइस ऑफ x आ गया प्लस c। अब यही क्वेश्चन में अगर हम लिमिट लगा देते, यही क्वेश्चन में अगर हम लिमिट लगा देते बेटा, तो 1 to 2 कर दिया मैंने x + 1 का होल स्क्वायर dx। तो ये जो वैल्यू आई है इसी में मुझे लिमिट पुट करनी है। ये मैंने पहले कैलकुलेट कर लिया, x³/3 प्लस x, इसके लिए लिमिट क्या है 1 to 2 प्लस x 1 to 2 प्लस 2, यहां पे ये x² होगा बेटा, 1 + 1 तो ये आ गया x²/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया। x² है, लिमिट क्या पुट करनी है, x² है, ये लिमिट क्या पुट करनी है मैंने 1 to 2, तो ये आ गया बेटा, ये आ गया 2 का क्यूब अपॉन 3 माइनस 1 का क्यूब अपॉन 3 प्लस 2 - 1 प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ये क्या आ गया 8/3 माइनस 1/3 प्लस 1 प्लस 4 माइनस 1 बेटा, ये क्या आ गया बच्चे 7/3 प्लस 1 प्लस 3, ठीक है, ये आ गया 7/3 प्लस 4, 7 प्लस 12/3 19/3 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है 19/3 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। तो यहां पे हमने दोनों तरह के क्वेश्चंस देख लिए, डेफिनेट के और इनडेफिनेट के। समझ आ रही है ये बात। अब समझते हैं कि इसका हमारा फिजिक्स में क्या एप्लीकेशन है, फिजिक्स में क्या एप्लीकेशंस हम लोग देखते हैं इसके अंदर, ठीक है। चलिए, तो जैसे हमने पढ़ा था कि डिफरेंशिएशन, जैसे हमने पढ़ा था कि डिफरेंशिएशन करेंगे, अगर पोजीशन हमें गिवन है, अगर हमें पोजीशन गिवन है तो पोजीशन का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या मिलेगा, हमें वेलोसिटी मिलेगी, वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन मिलेगा। ऐसे ही यहां पे उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वी नो दैट vt इज इक्वल टू क्या होता है dx/dt, vt क्या हो जाएगा dx/dt, तो dx क्या हो जाएगा vt dt, dx क्या हो जाएगा vt dt ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स क्या हो जाएगा xt किसके इक्वल आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ vt dt, xt किसके इक्वल आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ vt dt आ जाएगा बेटा, ठीक है। ऐसे ही क्या पढ़ा हमने, we know that at acceleration, instantaneous acceleration क्या होता है dvt by dt, वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन करेंगे और इसको इधर मल्टीप्लाई कर दिया, dvt इज इक्वल टू क्या आ गया at dt, dvt क्या आ गया at dt ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स क्या आ जाएगा बेटा vt इज इक्वल टू at dt,
ठीक है, क्लियर है ये बात। तो इस तरह से हमने समझ पाए कि जैसे डिफरेंशिएशन का यूज था वैसे ही इंटीग्रेशन का यूज है। तो इस सेशन में क्या समझा बेटा हमने, इस सेशन में हमने इंटरप्रिटेशन ऑफ ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ इंटीग्रेशन, जिसमें हमने ये समझा कि अगर हम क्या कर रहे हैं, एरिया अंडर द कर्व निकाल रहे हैं, तो बेसिकली क्या कर रहे हैं, उस फंक्शन का इंटीग्रेशन कर रहे हैं। सम अप, इंटीग्रेशन का मतलब ये है टू सम अप, जोड़ना, सम करना, ठीक है। तो इस तरह से हमने ये सारी चीजें समझ ली। अब इसका हम यूज देखेंगे नेक्स्ट वीडियो सेशन में बेटा। नेक्स्ट वीडियो सेशन में जैसे हमने डिफरेंशिएशन के क्वेश्चंस देखे थे, एक दो क्वेश्चंस देखे थे, वो हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे, ठीक है। और जैसे हमने डिफरेंशिएशन के क्वेश्चंस देखे थे वैसे ही हम इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस देखेंगे और आगे इस चीज को आगे बढ़ाएंगे। अब आपने अपना होमवर्क अच्छे से करना है, वीडियो क्लास के जो वीडियो लेक्चर्स के जो नोट्स हैं वो अच्छे से बनाने हैं और अपना होमवर्क टाइम से सेंड करना है बेटा, ठीक है बच्चे। थैंक यू सो मच।